हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी ई लर्निंग में। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं के इतिहास हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को लेकर आए। ये प्रश्न पत्र दिल्ली सरकार ने जारी किया है, जो कि आपकी फर्स्ट टर्म की परीक्षा दिसंबर में होने वाली है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न 60 आपको लर्न करने हैं, क्योंकि इसमें से आपकी परीक्षा में अधिकतर प्रश्न आएंगे। और आपको कुछ डिटेल बता दूँ, फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हो, 90 मिनट का पेपर होगा, मैक्सिमम अंक 40 नंबर का पेपर होगा। आपको टोटल क्वेश्चन 50 करने हैं, 60 में से 50 प्रश्न करने हैं। चलो बताता हूँ कैसे कैसे करने हैं। आपके पेपर 4 खंडों में विभाजित होगा, क ख ग घ। पहले खंड में 24 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको 20 करने हैं, कोई भी 20 करने हैं आपको, वो आपकी इच्छा है। दूसरे खंड में 22 प्रश्न होंगे, आपको 18 करने हैं, ठीक है। तीसरे खंड में 12 होंगे, आपको 10 करने हैं, कितने हो गए 48। और 59 और 60 जो प्रश्न होगा वो मानचित्र वाला होगा, वो आपको दोनों करने हैं, यानी कि आपको 50 प्रश्न करने हैं। अब 50 प्रश्न और 40 अंक, तो हम 0.8 गुना 50 कर लेंगे तो 40 आएगा बेटा। हर क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का होगा, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो ये तो आपको इंस्ट्रक्शन दी कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, कि आपको टोटल 60 में से 50 प्रश्न करने हैं। पहले खंड में 20, दूसरे खंड में 18, तीसरे में 10, चौथे में 2, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पेपर की। तो ध्यान से इन प्रश्नों को देखें, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी तैयारी के लिए बहुत ही सुविधा हो जाएगी। तो जो साथी पहली बार जुड़े एनबी ई लर्निंग से, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एनबी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपको हर विषय की वीडियो मिलेगी। आप प्लेलिस्ट में जाइए और तैयारी कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1, मेसोपोटामिया के हथियार मुख्य रूप से किससे बने थे? तो बी इज द राइट आंसर, तांबा। तांबा धातु से मेसोपोटामिया के हथियार बने थे। तो फर्स्ट का बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2 बढ़ते हैं। उरुक शहर की शहरी अर्थव्यवस्था द्वारा हासिल किया गया तकनीकी मील का पत्थर था। तो क्या तकनीकी हमने उरुक शहर की अर्थव्यवस्था से हासिल किया? तो वो था बेटा आपका कुम्हार का पहिया। कुम्हार का पहिया इज द राइट आंसर, सेकंड का सी। तो बेटा तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की शाही राजधानी के रूप में फला फूला शहर तो कौन सा था? मतलब मारी शहर था। बी इज द राइट आंसर, कि 2000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की शाही राजधानी के रूप में मारी शहर फला फूला, ठीक है। आपको प्रश्न को पढ़ना है ध्यान से, उत्तर को याद करना है। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया का शासक 2370 ईसा पूर्व में अक्कड़ का राजा बना, वह कौन था? एनमार्कर था, गिलगेमिस था, हमुराबी था, सारगोन। तो डेट 2370 लिखा हुआ है, तो ये सारगोन थे उस समय। फिर एनमार्कर बने थे, गिलगेमिस भी बने थे, लेकिन सबसे पहला जो 2370 में अक्कड़ का राजा बना बेटा, वो था सरगोन। एनमार्कर कहाँ के थे? उरुक के थे, ठीक है। चौथे का डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5, ये सबको पता होगा, इन्नाना किसकी देवी थी? प्यार और युद्ध की देवी, प्रेम और युद्ध की देवी इन्नाना थी। आपने ये लाइन अपने बुक में सेम टू सेम पढ़ी होगी। पांचवे का बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिरों का निर्माण किया गया, तो कब किया गया? सबसे पुराने मंदिरों का निर्माण कब किया गया बेटा? सही उत्तर है आपका 5000 ईसा पूर्व, बी इज द राइट आंसर। दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिरों का निर्माण 5000 ईसा पूर्व किया गया। 7 की ओर बढ़ते हैं बेटा। मेसोपोटामिया के शुरुआती सैनों के लोगों द्वारा निर्मित मुख्य मंदिर, तो मुख्य मंदिरों के नाम बताने जो कि मेसोपोटामिया शहर में लोगों द्वारा निर्मित किए गए। 4 चैप्टर 5 चैप्टर आपके आ रहे हैं, तो वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। 40 नंबर के 4 चैप्टर, मतलब हर चैप्टर से 10 नंबर का तो आना ही आना है। 7वें का तो ऑप्शन देखते हैं पहले बेटा। ऑप्शन आपके नाने, अनु, एन की, इनाना। तो आपको पता है इन्नाना एक मंदिर था, इनाना देवी का, और नान की, एन की। तो तीसरा और चौथा कौन सा ऑप्शन है बेटा? ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो मैं थोड़ा वो करता हूँ मिनिमाइज। ये क्वेश्चन आपका कि मेसोपोटामिया के शुरुआती शहरों के लोगों द्वारा जो मुख्य मंदिर बनाए गए, तो एक तो एनके और इनाना, तो डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता की विशेषता क्या नहीं है? यानी इनमें से मेसोपोटामिया जो सभ्यता है इराक में, कौन सी विशेषता नहीं है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 8 है ये। तो नगरों का निर्माण पूर्व नियोजित रणनीति के अनुसार किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया। निर्माण के लिए मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल किया गया, क्या सही था बेटा?
अधिकांश घर एक मंजिला के थे जिनमें आंगन थे, तो हड़प्पा का बता दिया है इन्होंने। तो फर्स्ट और सेकंड यानी ए इज द राइट आंसर। जो विशेषता नहीं है वो है, क्या क्या विशेषता नहीं है, नगरों का निर्माण पूर्व नियोजित रणनीति के अनुसार नहीं किया गया और निर्माण के लिए मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल किया गया। दोनों ही पॉइंट गलत हैं। 8वें का ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया की लिपि की विशेषताएं बताएं। ये मिट्टी की पट्टी पर लिखी गई, बिल्कुल सही लिखी गई थी। ये बाएं से दाएं ओर लिखा गया, बिल्कुल, तो सी इज द राइट आंसर। ये मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखी गई और बाएं से दाएं ओर लिखा गया। मेसोपोटामिया की लिपि कीलाकार थी बेटा। कैसी लिपि थी? कीलाकार, जिसको इंग्लिश में क्यूनिफॉर्म कहा जाया, क्यूनिफॉर्म भी कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। भाषा को पहचानना है आपको बेटा। कौन सी भाषा? ये हिब्रू और अरबी भाषा, अरबी परिवार या भाषाओं के समूह की भाषा थी। ये भाषा अशोक के स्तंभ पर भी देखी जा सकती थी। यानी एक भाषा का नाम बताना है जो कि हिब्रू अरबी परिवार से थे और अशोक के स्तंभों में भी यही भाषा देखी जा सकती थी। तो आपका सही उत्तर है अरामाइक। अरामाइक एक ऐसी भाषा है जो हिब्रू और अरबी से मिलती जुलती है। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। मठवाद के मूल्य और उद्देश्य के बारे में अनिश्चितता बढ़ रही थी। मठवाद, मठवाद मतलब क्या है? जो मठ बना रहे थे, जहाँ पे जो विचारक हैं रहते हैं, उनके मूल्य उद्देश्य के बारे में अनिश्चितता बढ़ रही थी। कौन सी शताब्दी में बढ़ रही थी वो आपको बताना है, तो 14वीं शताब्दी में। बी इज द राइट आंसर। मठवाद के मूल्य उद्देश्य के बारे में अनिश्चितता 14वीं शताब्दी में बढ़ रही थी। अच्छा, गिल्ड क्या है? सबको पता होगा गिल्ड क्या है बच्चों। एक गिल्ड किसका उदाहरण है? बिल्कुल, शिल्प और उद्योग का उदाहरण है गिल्ड। यानी उद्योगों की श्रेणी को गिल्ड कहा गया। शिल्प और उद्योग की श्रेणी को गिल्ड श्रेणी कहा गया। तो 12वें का सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13। प्रसिद्ध पुस्तक फ्यूडल सोसाइटी जो फ्रांसीसी समाज से संबंधित थी, किसके द्वारा लिखी गई? जो फ्यूडल सोसाइटी नामक बुक है बेटा, वो किसके द्वारा लिखी गई? मार्क ब्लॉक के द्वारा। मार्क ब्लॉक ने लिखी थी ना, आप पढ़ोगे जब चैप्टर, तो मार्क ब्लॉक ने एक लिखी थी फ्यूडल सोसाइटी, यानी सामंतवाद पे लिखा है ये। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं बेटा। यूरोप में भूमि उपयोग में परिवर्तन 2 क्षेत्र से 3 क्षेत्र प्रणाली में स्विच के दौरान देखा। यानी 2 क्षेत्र से 3 में स्विच हो गया वो। यूरोप में जो पहले 2 क्षेत्र में भूमि थी, अब 3 क्षेत्र में हो गई। वो कौन सी शताब्दी में ये हुआ था? ये 11वीं सेंचुरी में, 11वीं सदी में भूमि का परिवर्तन हो गया, 2 क्षेत्र से 3 क्षेत्र। ठीक है, 14वें का बी इज द राइट आंसर। अच्छा, प्रश्न नंबर 15 सबको पता होगा। नाइट, लॉर्ड द्वारा नाइट को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? बताओ क्या कहा जाता था? 15 का ए फीफ। फीफ, लॉर्ड द्वारा नाइट। नाइट कौन थे बेटा? नाइट वर्ग कुशल घुड़सवार था। नाइट वर्ग कुशल घुड़सवार था। ठीक है, आपको पता होगा ये सेना अभिजात, जब वो है ना सेना अभिजात और पादरी, ये तीनों वाला जो चैप्टर है उसमें ये। ठीक है, तो लॉर्ड द्वारा नाइट को दी जाने भूमि को क्या बोलते हैं? फीफ कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। भिक्षु जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, दान देते हैं, इन भिक्षुओं को किस नाम से जानते हैं? बताओ। भिक्षु जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, दान पर रहते हैं, इन भिक्षुओं को किस नाम से पुकारा जाता था? तो फ्रायर्स। बी इज द राइट आंसर। फ्रायर्स नाम से पुकारा जाता था उन भिक्षुओं को जो कभी टिक कर नहीं बैठते, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं बेटा। उस विद्वान का नाम बताना है जिसने ये तर्क दिया इतिहास केवल राजनीतिक इतिहास के बारे में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान लोगों के जीवन के बारे में भी है। यानी हिस्ट्री केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप और महान लोगों के जीवन भी शामिल है। किसने कहा ये कहा था मार्क ब्लॉक ने। डी इज द राइट आंसर। बेटा वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। कैथेड्रल शहर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? जो कैथेड्रल शहर के निर्माण, रोम वाला चैप्टर है, तीनों महाद्वीपों में फैला साम्राज्य रोम। शहर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं। कृषि उत्पादन में अधिक उपज, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देना, धर्म की आड़ में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। तो सी इज द राइट आंसर। धर्म के नाम पर व्यापार। पहले वहां पर मंदिर बनता था या मस्जिद या चर्च, उसके आसपास दुकानें खुलती थी, फिर व्यापार शुरू हो जाता था तो शहर बन जाता था। तो धर्म की आड़ में व्यापार को बढ़ावा देने का अभियान कैथेड्रल शहर में शुरू हुआ। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। नई कृषि प्रौद्योगिकी में शामिल था। क्या क्या शामिल था इनमें से वो आपको बताना है। तो भूमि का पुनर्ग्रहण, बिल्कुल सही। भारी लोहे के टिप वाले हलों का प्रयोग, ये भी सही। बैल का कंधा हार्नेस,
ये सब, यानी डी इज द राइट आंसर। ये सब भूमि का पुनर्ग्रहण, भारी लोहे के टिप वाले हलों का प्रयोग, बैल का कंधा हार्नेस, ये सब आपकी नई टेक्नोलॉजी में शामिल था कृषि की। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। डैश ने कस्बों और गांव में रहने वाले पादरियों के विपरीत अलग थलग रहने का विकल्प चुना। किन्होंने? किन्होंने? भिक्षुओं ने। भिक्षु ने क्या कहा? भिक्षु ने कहा कि हम गांव में भी रहेंगे, कस्बों में भी रहेंगे, घूम घूम कर अपना जीवन यापन करेंगे और ज्ञान का उपदेश देंगे। तो भिक्षुओं ने कस्बों और गांव में रहने वाले पादरियों के विपरीत अलग थलग रहने का विकल्प चुना। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। जब आपको प्रश्न समझ में ना आए, वीडियो को पॉज कर लेना बेटा, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ोगे, क्वेश्चन समझ में आपको आ जाएगा। पेपर में भी यही करना है, ये नहीं एकदम से पढ़ा और उत्तर लगा दिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़े, पहचाने। ये वे सार्वजनिक स्थान या क्षेत्र थे जहां प्रशिक्षित यानी पढ़े लिखे लोग जंगली जानवरों से लड़ते हैं, अंत में उन्हें मार गिराते हैं। उनके द्वारा विकास, उत्कृष्ट बाहुबल कौशल भी विशेष अवसरों पर यहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं। इस प्रकार उन्हें मनोरंजन किया। तो एक गद्यांश दे रखा है, उन लोगों के बारे में बताना है। कौन ये लोग जो सार्वजनिक स्थान पर रहते थे जहाँ पे प्रशिक्षित लोग जानवरों से लड़ते थे, उन्हें मार गिराते थे, जिससे उनके बल का पता चलता था, साथ में मनोरंजन भी करते थे। तो 21 का है बेटा, बी का ऑप्शन है ये रहा, कॉलेजियम। कॉलेजियम, बी इज द कॉलेजियम, बी इज द राइट आंसर। कॉलेजियम एक ऐसी जाति थी जो कि सार्वजनिक स्थान पर रहते थे, जंगली जानवरों से लड़ते थे, उन्हें मार गिराते थे और अपने बल और कौशल का परिचय दिया करते थे। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। 22, 511 से 774 के बीच अरबों ने किसे नष्ट कर दिया? ये बताना है आपको, किसे नष्ट कर दिया? स्पेन के विथिगोस को, गॉल के फ्रैंक को, इटली के लोम्बार्ड्स, यानी कि सभी को। ए इज द राइट आंसर। आपको पता है 511 से 577, 511 में क्या हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। ठीक है, तो स्पेन के विसिगोथ्स, गॉल के फ्रैंक, इटली के लोम्बार्ड्स, इनको हराया गया जब भी इस्लाम क्रांति हुई थी। ठीक है, 4 वो आए थे, अबू बकर, उस्मान, अली, ये सब आपको याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। कॉन्स्टेंटाइन के बारे में क्या सही नहीं है? नहीं पर फोकस किया गया है, आपको बताना है क्या नहीं है सही। ठीक है, ऑप्शन देते हैं। उन्हें सोलिडस सोने का सिक्का पेश किया जो रोमन साम्राज्य को ही खत्म कर दिया गया, क्या सही है? बिल्कुल नहीं। उसके शासन में तेल प्रेस और कांच के चित्र व्यापक रूप से स्थापित किए गए, ये भी गलत। उन्होंने गांव में भारी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निवेश किया, ये भी गलत। तो भाई तीनों ही गलत हैं। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न, किन नदियों ने उत्तर की ओर से रोमन साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाई? राइन, डैन्यूब, फरात, नील। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो सही उत्तर है बेटा राइन और डैन्यूब। 2 नदियां थी रोमन साम्राज्य में बेटा, राइन और डैन्यूब। ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो भाई फरात नदी कहाँ थी? फरात थी मेसोपोटामिया में थी, दजला भी मेसोपोटामिया में थी। राइन और डैन्यूब कहाँ थी? रोमन साम्राज्य में थी, जिससे उनकी सीमा में बढ़ोतरी हुई। तो पहला सेक्शन एंड हो गया है। 24 प्रश्न थे, आपको करने कितने परीक्षा में? 20 करने हैं। अब सेक्शन 2 शुरू हो रहा है भाई। अब ये पढ़ेंगे ध्यान से कि रोम के प्रारंभिक साम्राज्य के पूर्व और पश्चिम में उच्च वर्गों में कौन सी भाषाएं बोली जाती थी। ये प्रश्न है बच्चों। रोम के प्रारंभिक साम्राज्य के पूर्व और पश्चिम में उच्च वर्गों में कौन सी भाषाएं बोली जाती थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पूर्व के उच्च वर्ग ग्रीक बोलते थे और लिखते थे, और पूर्व के लोग लैटिन भाषा में बोलते थे। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है कि पूर्व के उच्च वर्ग, क्योंकि पूर्व और पश्चिम में तो पूछा हुआ है, तो पूर्व के उच्च वर्ग ग्रीक में बोलते लिखते थे और पूर्व के लोग, ठीक है, और पूर्व के, हाँ, जो उच्च वर्ग के ग्रीक बोलते थे और पूर्व के लोग लैटिन में बोलते लिखते थे। ठीक है, इसने पूरा पूर्व और पश्चिम में, पूर्व पश्चिम में उच्च वर्गों में कौन सी भाषाएं बोली जाती थी बेटा? तो आपका सही उत्तर है ए, कि पूर्व के उच्च वर्ग ग्रीक में बोलते लिखते थे और पूर्व के लोग लैटिन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। 3वीं शताब्दी के मध्य स्पेनिश जैतून का तेल मुख्य रूप से किस में ले जाया जाता था? ये तो आपको सबको पता होगा। उस कंटेनर का नाम क्या था? उस कंटेनर का नाम था एम्फोरा, जिसमें जैतून का तेल ले जाया जाता था। ठीक है, जैतून का तेल किस में ले जाया जाता था बेटा? एम्फोरा में। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27, सेंट ऑगस्टन उत्तरी अफ्रीकी शहर के बिशप थे। किस हिप्पो
27 का सी इज द राइट आंसर। हिप्पो के उत्तरी अफ्रीका हिप्पो शहर के क्या थे वो बिशप थे। ये सब आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएगा। मैंने चैप्टर को समझा रखा है, मोस्टली क्वेश्चन उस चैप्टर को समझाने वाले पॉइंट में से दे रखे हैं। 28 रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को आधिकारिक धर्म बनाने वाला सम्राट कौन सा था? किस सम्राट ने ईसाई धर्म को ऑफिशियल धर्म बनाया? वो कौन सा था? कॉन्टेस्टाइन। इस सम्राट ने रोमन साम्राज्य में ईसाई क्रिश्चियन धर्म को ऑफिशियल धर्म बनाया। सी इज द राइट आंसर। 29 की ओर बढ़ते हैं। जूलियस सीजर का क्या हुआ? कौन था जूलियस सीजर? उसका क्या हुआ ये आपको बताना है। तो वह ऑक्टेवियन की सेनाओं से हार गया था। जूलियस सीजर ऑक्टेवियन की सेनाओं से हार गया था। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 30, कौन सा कानून जो श्रमिकों को ब्रांडेड होने के लिए संदर्भित करता है ताकि उन्हें पहचाना जा सके कि वे कब भागते हैं, यानी उनको ब्रांड यानी कि थप्पा लगाने के लिए, उनको पहचान के लिए, तो वो कौन सा कानून था बेटा? आपको बताना है वो। तो 398 का जो कानून था, 398 ईसा पूर्व में एक कानून बनाया गया। उसके अनुसार श्रमिकों को एक निशान, एक सिंबल दिया करते थे जिससे कि उनको पहचाना जा सके। अगर वो भागते हैं तो हाँ भाई इस सिंबल का बंदा कहाँ चला गया। 30 का सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 31, चलो भाई ये बताओ। इसको ये 4 खलीफा थे, नाम तो याद है, उमर, अली, अबू बकर, उस्मान। लेकिन इनको इनके सीक्वेंस से पहले कौन आया वो बताना है, फिर कौन आया वो बताना है आपको। तो पहले कौन आए थे बेटा? पहले अबू बकर, उसके बाद उमर, फिर उस्मान, फिर अली, यानी कि बी इज द राइट आंसर। पहले कौन आए थे बेटा? पहले आए थे आपको अबू बकर, लिख देता हूँ मैं आपको। अबू बकर सबसे पहले थे जो खलीफा थे। उसके बाद आए थे उमर, जिसको उमरी भी बोलते हैं, उमर। फिर आपके अबू बकर, तो फिर सॉरी उस्मान, उस्मान या उस्मान कहते हैं इसको। फिर लास्ट में अली आए थे। ये 4 सीक्वेंस वाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे रूढ़िवादी इस्लामी कानून क्या था? सबसे रूढ़िवादी, रूढ़िवादी मतलब जिसको तोड़ोगे तो आपको सजा मिलेगी। इस कानून का स्कूल कौन सा था? वो मतलब इस वाले कानून का कौन सा स्कूल था? जैसे किसी स्कूल में आप ये भाषा पढ़ाते हो, किसी में ये, तो बताना है आपको रूढ़िवादी इस्लामी कानून का स्कूल कौन सा था। वो था बेटा मलिकिस, मलिकी कहते हैं इसे, मलिकी भी कह सकते हैं, मलिकिस भी। तो मलिकी जो स्कूल था बेटा वो इस्लामी कानून का रूढ़िवादी स्कूल था, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। सबसे रूढ़िवादी इस्लामी कानून का स्कूल हनीफ, मालिकी। तो ये सब रूल थे, मालिकी, हनीफी, सफ़ी, हनबली, ये सब क्या थे? इस्लाम के कानून थे। ये क्वेश्चन भी मेरी वीडियो में अवेलेबल है। प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस्लामी जगत की साहित्यिक कृति नहीं है? इन बुक्स में से कौन सी इस्लाम की कृति नहीं है वो आपको बताना है। कई बार तो बच्चे नाम से ही बता लेंगे, लेकिन ध्यान से देखो। किताब उल बुखारा, अल कानून फिल तिब्बो, सहनैमा, कलीला डिमना। तो किताब उल बुखरा इस साहित्य कृति नहीं है, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 34, मक्का मदीना काबा दशमिक। एक चित्र है बेटा, इसमें तो चित्र आपको सही से प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन जब चित्र आपको पता है काबा ऐसे बना होता है स्क्वायर के तरीके से। सी द राइट आंसर। कभी ऐसा चित्र आ जाए तो एक काबा होता है बेटा। अच्छा चित्र दे रखा, सॉरी, ये क्या है बेटा? आपका काबा। क्या ये? काबा। सी इज द राइट आंसर। चित्र को पहचानना, चित्र है आपका काबा वाला। अच्छा अगला प्रश्न, इस्लामी इतिहास क्षेत्र में अर्ध ऐतिहासिक कार्य क्या है? वो जीवनी है, क्रॉनिकल्स है, प्रत्यक्षदर्शी रिपोर्ट है, शिलालेख है। बताना है क्या है इनमें से। तो जीवनियाँ अर्ध ऐतिहासिक है। जीवनी क्या है? अर्ध ऐतिहासिक में। ए इज द राइट आंसर। ये भी मेरी वीडियो में अवेलेबल है। यानी आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए बस मेरी वीडियो देखनी है, आपके अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। तो बच्चों जितने भी मैंने चैप्टर की वीडियो डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, अगर ध्यान से उस चैप्टर को देखोगे तो आपको सारे प्रश्न आ जाएंगे। खलीफा मुआविया ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। तो खलीफा मुआविया ने अपनी राजधानी कौन सी बना ली थी ये आपको बताना है। तो दमिश्क को खलीफा ने अपनी राजधानी बनाई थी। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 37, महिला सूफी संत जिन्होंने अपनी कविताओं के में ईश्वर के साथ एकजुट होकर ईश्वर के प्रति प्रेम। तो पहली महिला सूफी संत कौन थी बेटा? रबिया। ए इज द राइट आंसर। 37 का क्या है बेटा? ए इज द राइट आंसर। रबिया पहली महिला सूफी संत थी। प्रश्न नंबर 38, केंद्रीय इस्लाम भूमि में परिचालित तांबे के सिक्कों को क्या कहते थे? यानी मुसलमान एरिया में, मुस्लिम एरिया में तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? फुलूस। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब पूछा पहलवी क्या थी? पहलवी क्या चीज थी? भाषा थी, पवित्र वस्तु थी, अनुष्ठान था, अस्पताल था।
ये आपको बताना है। तो एक प्राचीन ईरान की पवित्र पुस्तकों की भाषा पहलवी थी। ईरान में जो पवित्र पुस्तकें थी उनकी भाषा थी पहलवी। तो 39 का बी इज द राइट आंसर। बे अत अल किम्मा क्या था? ये भी क्वेश्चन है मेरी यूट्यूब की वीडियोस में है। तो क्या था बेटा? ये एक पुस्तकालय सह विज्ञान संस्थान, डी इज द राइट आंसर। एक लाइब्रेरी कम इंस्टीट्यूट था बेअत अल किमा। चलो भाई मैच करेंगे, आप बिल्कुल मैच करेंगे, कोई दिक्कत नहीं मैच करने में, ठीक है। तो फ्यूड जमीन का टुकड़ा, तो तीसरे का डी का तो 3 हो गया भाई। ऐसे मैच करना सिखा रहा हूँ आपको, जो मिल जाए वो, ठीक है। फीफ नाइट वर्को, फीफ क्या है? नाइट वर्को, तो बी का हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब देखो बी का फर्स्ट 41 का, देखो बी का फर्स्ट कौन सा? ये देखो, है ना। डी का थर्ड, ये देखो, ठीक है। तो आपका ए इज द राइट आंसर। फिर भी मैच करते हैं। एंगल सेक्शन क्या है? वो केंद्रीय जनजाति, एक जनजाति का नाम है एंगल्स और सेक्शन। अब इस क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। मान लो नाइट का क्वेश्चन फीफ आ गया, ठीक है। और गॉल क्या है? आपका गॉल है फ्रांस का एक शहर, ठीक है। तो एंगल सेक्शन है यूरोप में, इंग्लैंड में बस गया एक जनजाति है एंगल्स और सेक्शन। फीफ नाइट वर्क की जमीन दी जाती है, उसको कहा जाता है। फ्यूड जमीन का टुकड़ा होता है, गॉल फ्रांस में है। तो 41वें प्रश्न से आपके 4 प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। एंगल सेक्शन क्या है? एक जनजाति इंग्लैंड की। फीफ क्या है? एक जमीन का टुकड़ा नाइट को। गॉल क्या है? फ्रांस का शहर। फ्यूड जमीन का टुकड़ा। 41 का ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। ब्यूबोनिक प्लेग के रूप में तबाही के क्या परिणाम नहीं देखे गए? क्या नहीं देखे गए? क्वेश्चन बदल दिया गया है, क्या देखे गए की जगह क्या नहीं देखे गए। तो क्या उत्तर होगा इसका? जनसंख्या में वृद्धि और श्रमिकों में कमी, तो ये नहीं देखा गया, ठीक है। लोगों को विस्थापित कर दिया गया, देखा गया। उत्पादन कीमत गिर गई, ये भी देखा गया। तो बी इज द राइट आंसर। बेबोनिक जो प्लेग हुआ था, बीमारी हुई थी, उससे क्या नहीं देखा गया? जनसंख्या का में वृद्धि के परिणाम स्वरूप श्रमिकों की भारी कमी होगी। जब जनसंख्या बढ़ी तो श्रमिक बढ़ेंगे। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 43। अब कथन कारण वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं इसका समझना बहुत जरूरी है। कथन और कारण दोनों सही होंगे, पहले तो ये पता लगाना है। उसके बाद जो पहली लाइन है दूसरी लाइन से जुड़ी है कि नहीं। जैसे कि यूरोपीय लोग मेसोपोटामिया में को खाते में महत्वपूर्ण मानते थे। मेसोपोटामिया को महत्वपूर्ण मानते थे यूरोपीय लोग, ठीक है। 43 क्वेश्चन नंबर है आपका। पुराने नियम में इसके बारे में शिमर का उल्लेख है, जिसका अर्थ है सुमेर। तो दोनों सही है और ए इज द राइट आंसर, क्योंकि मेसोपोटामिया के बारे में ही है। सुमेर का मतलब है मेसोपोटामिया। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी मेसोपोटामिया के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे यूरोपीय लोग मेसोपोटामिया क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उसके नियमों में, ग्रंथों में सिमेर शब्द का उल्लेख है और शिमार का मतलब मेसोपोटामिया है, इस तरीके से। प्रश्न नंबर 44 इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कैलेंडर है, हिजरी कैलेंडर कैसे निकालते हैं वो आपको बताना है। फॉर्मूला है H/2 में 22/33, यानी ए इज राइट आंसर है। सुन लो एक बार। H/2 में 32/33 प्लस में 622 इक्वल टू C-622 इंटू ऐसे। तो हिजरी कैलेंडर निकालते हैं इस तरीके से। और हिजरी घटना क्या कहलाती है? जब मक्का से मदीना पैगंबर मोहम्मद अपने अनुयायियों के साथ चले गए थे। कब गए थे? 622 में, ठीक है बेटा। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 45। कौन सा अब्दुल मलिक के सिक्के की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सा अब्दुल मलिक के सिक्के की विशेषता नहीं है? उन्होंने अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाया। इस्लामी सिक्का प्रसारित किया। बताओ भाई। इसे चांदी में दिनार, सोने में दिरहम कहा जाता था, ठीक है। आकृति, प्रतीक, शिलालेख सिक्के के कॉपी किए गए थे। और ईरानी सिक्का लेकिन अरबी संस्कृत, सभी गलत है। तो बी बेटा नहीं है इसकी विशेषता। इसे चांदी में दिनार, सोने में दिरहम नहीं कहा गया। तो बी इसका आंसर है कि ये सिक्के की विशेषता नहीं है, बाकी सब विशेषता है। तो आपको जो विशेषता है वो भी याद करनी है कि इस्लामी सिक्का प्रसारित किया गया अब्दुल मलिक में, और ये ईरानी सिक्का लेकिन अब अरबी संस्करण में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 46 है, इसको भी व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन से लोग आते हैं, फिर कौन से लोग आते हैं। तो 46 का है बेटा, सबसे पहले आते हैं घुड़सवार, सीनेटर। सबसे पहले आपके आएंगे सीनेटर, उसके बाद क्या आएंगे? घुड़सवार, उसके बाद क्या आएंगे? आदरणीय लोग, ठीक है। फिर क्या आएंगे? गुलाम। देखो सबसे अमीर ये है, सबसे बड़ी पावर इसके पास है, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास।
यानी नंबर 1 पे है सीनेटर, जो कि बड़े रईस होते हैं। उसके बाद घुड़सवार यानी नाइट वर्ग, फिर आते हैं आदरणीय लोग जो मिडिल क्लास थे, और फिर गुलाम। तो आंसर कौन सा है? फर्स्ट 3 4th 1, यानी कि आपका ए इज द राइट आंसर। 47 देखेंगे बेटा, ये अनसीन पैसेज आपकी बुक में से दिया गया है, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर देंगे। कानूनी दस्तावेजों, विवाह, उत्तराधिकार आदि के मामलों संबंधी से पता चलता है कि मेसोपोटामिया में एकल परिवार था। ये पॉइंट भी मेरी वीडियो में बनाए गए हैं आपके लिए। को आदर्श माना जाता था। हालांकि एक शादीशुदा बेटा, उसका परिवार अक्सर माता पिता के साथ ही रहा करते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। हमें विवाह की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिली है। विवाह करने की इच्छा के बारे में पहले घोषणा की जाती थी। वधु के लिए माता पिता उसके विवाह के लिए सहमति देते थे। उसके बाद वर पक्ष के लोग वधु को कुछ उपहार देते थे। विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी, दोनों पक्षों की ओर उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था। वे एक साथ बैठकर भोजन करते, फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते। जब नव वधु को उसकी सांस लेने आती तो वधु को उसके पिता द्वारा दहेज का हिस्सा दिया जाता। पिता का घर, पशुधन सब पुत्रों को मिलते। तो ये मेसोपोटामिया में किस प्रकार के परिवार थे? संयुक्त परिवार थे। मेसोपोटामिया में संयुक्त परिवार थे, ठीक है। लेकिन एकल परिवार को आदर्श माना गया। देखो, एकल परिवार को आदर्श माना गया। स्टार्टिंग में संयुक्त परिवार थे, परंतु हम इससे अगर देखेंगे अनसीन पैसेज से तो आएगा बेटा ए आंसर। मेसोपोटामिया में एकल परिवार था, सी इज द राइट आंसर। परिवार का मुखिया कौन होता था? पिता, ए इज द राइट आंसर। एकल परिवार का क्या अर्थ है? एकल परिवार का अर्थ क्या होगा बच्चों? बताओ, ऑप्शन आपके सामने है। जिसमें आदमी, उसकी पत्नी और बच्चे शामिल हैं, पति पत्नी और बच्चे, उसको एकल परिवार कहते हैं। तो मेसोपोटामिया में एकल परिवार था बेटा। परिवार का मुखिया पिता हुआ करता था। दिनार क्या था? दिनार, व्हाट इज दिनार? दिनार आपको बताना है। तो दिनार एक चांदी का सिक्का था, ठीक है, जिसको दिनारियस भी कहा जाता था। सी, विवाह के समय किसका आदान प्रदान होता था बेटा? उपहारों का, ए इज द राइट आंसर। घर और गाय बैल का वारिस कौन करता था? घर और, तो बड़ा बेटा। घर और गाय बैल का वारिस बड़ा बेटा हुआ करता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और अनसीन पैसेज है। प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता। जैसे कृषिदास, प्रतिबंध था, शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों। तो बेटा दोबारा पढ़ रहा हूं एक बार। प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता था। जैसे कृषिदास, प्रतिबंध, शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों, स्त्रियों। तो ये दास थे बेटा, ये पादरी नहीं। पादरी मतलब पुजारी। जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे। धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे। बिशपों के पास लॉर्ड की तरह जागीरें थी, शानदार महल थे। चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां हिस्सा लेने का अधिकार था। ये तीत कहा जाता था। यानी जो आम लोग चर्च को कर देते थे उसे तीत कहा जाता था। अमीरों द्वारा अपने कल्याण मरने के उपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण हेतु दान भी आय का एक हिस्सा था। तो पादरी जो कि सबसे टॉप पे था, आपने पढ़ा फ्रांस की क्रांति में पादरी अभिजात और थर्ड स्टेट। तो पादरी वर्ग के बारे में बताया गया है। तो 53वां प्रश्न उससे जुड़ा हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है कि महिलाएं पुजारी नहीं बन सकती थी? कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है? हर कोई पुजारी बन सकता था? बिल्कुल नहीं। महिलाएं पुजारी नहीं बन सकती थी, सही है कि महिलाओं को पुजारी बनने का अधिकार नहीं था। लिखा देखो यहाँ पे, स्त्रियों पर प्रतिबंध था। तो जो ये 4-5 क्वेश्चन आप तो इजीली कर लोगे इनको। तो आगे बढ़ते हैं। धार्मिक कुलीन किसे माना जाता था? बिशप को। किसे? बिशप को। 54 का सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बिशप के बारे में सही नहीं है? वे साधारण घरों में रहते थे, उनके पास बड़ी भू संपदा थी, ये सही है। धार्मिक बड़प्पन माना जाता था, ये भी सही है। तो ए आंसर है कि साधारण घरों में रहते थे, जबकि बिशप रईस घरों में रहा करते थे। चर्च को कितना हिस्सा दिया जाता था? 1/10। तो आपको पता ही होगा 1/10, यानी 4th इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। किसके लिए अमीर लोग पैराग्राफ के अनुसार पैसे दान करते थे? किसके लिए? अपने कल्याण के लिए, गरीबी लोगों के लिए, राज्य के लिए, नन के लिए। तो जो अमीर लोग दान किस लिए करा करते थे बेटा? तो अमीर लोग अपने कल्याण के लिए दान किया करते थे। दिए गए अंश में मध्यकालीन यूरोप में धार्मिक व्यवस्था कैसी थी? ये आपको बताना है। तो रूढ़िवादी थी। आपने पढ़ा फ्रांस की क्रांति, रूढ़िवादिता शामिल था। और 2 प्रश्न बचे मैप वाले हैं बेटा, ध्यान से देख रहे हैं इन प्रश्नों को। ये चित्र मैप पर देख रहे हैं आप बेटा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है, अ कैपिटल सिटी विच इज फेमस फॉर इट्स पैलेस।
पैलेस के लिए कौन सा शहर फेमस, पहले मतलब अपने महलों के लिए, तो महलों के लिए उर, उरुकमारी, बेबीलोन। तो बताना उर, उरुकमारी, बेबीलोन में से कौन सा फेमस है बेटा आपका? ये आपका उर। उर अपने किस लिए फेमस है? अपने महलों के लिए। कौन सा शहर महलों के लिए? तो एक क्या है बेटा? उर। कौन सा शहर अपने महलों के लिए फेमस है? उर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बी इज द प्लेस सिस्टमैटिक एग्जीबिशन स्टार्ट इन 20th सेंचुरी, जहां पे सिस्टम के अनुसार सब चीज चलने लगा, वो कौन सा था? उर। तो दोनों का आंसर उर है। ठीक है बेटा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और एनबी लर्निंग के साथ जुड़े रहें। एसएसटी की तैयारी अच्छी ढंग से करने के लिए प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे हर चैप्टर के एमसीक्यू भी मिलेंगे आपको और साथ में आपको मिलेंगे डिटेल चैप्टर भी। एनबी लर्निंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।